नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और आपके साथ मैं हूं पूनम शर्मा सोलंकी। राजस्थान में मौत के सफर के साथ मौत की दुर्गंध लोगों की जिंदगी को नर्क बना रही है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे एक तरफ गायों के मुर्दा जिस्म के पीछे का सच, साथ ही शिक्षा नगरी कैसे सांड सिटी बन रही है और क्या वाकई में आवारा पशु आतंकवादी के जैसे हैं। और अगर इस बयान को माना जाए तो फिर शहरों की गली गली में आतंकवादी मौजूद हैं। सबसे पहले बात उन्हीं आतंकवादियों की करते हैं जो गली गली में मौजूद हैं। चलिए कोटा की वो तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं जहां पर जिसकी वजह से जयपुर में नगर निगम सवालों के घेरे में आ गई है। जैसलमेर में सैलानियों की जिंदगी पर भारी पड़ गई है। और अब कोटा से आई इस तस्वीर को जरा देखिएगा। आवारा पशु का आतंक किस कदर यहां पर हावी है। मतलब राह चलते नागरिक को यहां पर बख्शा नहीं जा रहा और किस तरीके से यहां पर बच्चे जो हैं इस हमले से जख्मी हो रहे हैं और कैसे ये सांड उन्हें सींगों से पटक रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर लोग जो हैं खुद की जान बचाते हुए नजर आ रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं ये, किस तरीके से यहां पर उन्होंने जान बचाने की कोशिश तो की, लेकिन सांड ने उन्हें एक महज खिलौने की तरह अपने सींगों से उठा दिया। आप सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें देख रहे हैं जो कि कैद हो गई है और कई सवाल फिलहाल नगर निगम पर खड़े कर रही है। लेकिन ऐसे में जब ये जवाब आता है कि ये आवारा जो सांड है आतंकवादी की तरह है, तो क्यों ना आतंकवादी की तरह ही इन पर एक्शन लिया जाए, लेकिन इसका जवाब शायद उनके पास नहीं है। तो शहर के सब्जी मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले यहां पर महज छोटे छोटे बच्चे आखिर अपनी जान बचाने की उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन किस तरीके से आवारा सांड के हमले से वो बच नहीं पाए और किस तरीके से सींगों से उठाकर इस सांड ने उन्हें आसानी से पटक दिया है। तो राह चलते जब राहगीर यहां से गुजरते हैं तो हर वक्त उनके जान जो है वो जोखिम में रहती है। तो तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अब हम आपको सुनाते हैं कि जब हमने मेयर महेश विजय से शहर में पशुओं के हमलों के बारे में सवाल किया तो फिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। वो सीधे तौर पर शहरों में पशुओं को आतंकवादी से जोड़ते नजर आए। जरा सुनिए आप भी। सर, अगर आप लोग लगाम लगा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर ये पशु आते कहां से हैं जो लोगों पर इस तरह से हमला करते हैं? कई लोग जख्मी होते हैं, कईयों की मौत हो जाती है। ये ठीक उस तरह की स्थिति है कि जैसे आतंकवादी आते हैं। सर, अगर आप लोग लगाम लगा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर ये पशु आते कहां से हैं जो लोगों पर इस तरह से हमला करते हैं? कई लोग जख्मी होते हैं, कईयों की मौत हो जाती है। ये ठीक उस तरह की स्थिति है कि जैसे आतंकवादी आते हैं। तो गायों के हमलों के बाद अब आपको दिखाते हैं वो मौत की दुर्गंध जिसमें गायों का सड़ता जिस्म है, गंध मारती तस्वीरें हैं। ये फिलहाल यहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल कोटा की जरा तस्वीरें देखिए और किस तरीके से यहां पर मेयर साहब अपना जवाब जो है देते हुए नजर आए और पूरे तरीके से पूरे मामले में पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। फिलहाल कोटा से संवाददाता भंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। भंवर, यहां पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वाकई में हैरान करने वाली है। अब ये कहा जाए कि इस रास्ते से अब निकलना मुश्किल है क्योंकि यहां पर बसेरा जो है आवारा सांडों का हो गया है। जी हाँ पूनम, कोटा के लिए देखिए ये तस्वीर कतई नई नहीं है। मैं आपको और हमारे सारे दर्शकों को बताऊं कि कोटा में दावा किया जाता है कि तकरीबन आधा दर्जन मौतें हैं पिछले एक साल में जो आवारा पशु लोगों की जानें ले चुके हैं, उस खाते में दर्ज है। यहाँ पर आवारा पशु कोटा शहर के भीतरी शहर से लेके और नए शहर तक के ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ पर इनका आतंक नहीं है। महावीर नगर जो कि कोटा का कोचिंग एरिया माना जाता है और कुल्हाड़ी जो कोटा का एक तरह से चंबल पार का दूसरा इलाका माना जाता है और परकोटे के भीतर का शहर, इन शहर के तीनों ही हिस्सों में आवारा पशुओं का आतंक है। नगर निगम कोटा हालांकि दावे जरूर कर रहा है कि हम 4000 गौवंशिक क्षमता की एक नई गौशाला बना रहे हैं। इसके अलावा पशुओं का जो पशु घूमते हैं वो उनकी ट्रैकिंग करने का भी कोई सिस्टम हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी ईमानदार कोशिशें हो सकती है, लेकिन उनमें से कोई भी कोशिश अभी धरातल पर उतर आई हुआ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। और कोटा जो कि स्मार्ट सिटी बनाने के जिसको दावे किए जा रहे हैं, तेजी से तरक्की के रास्ते पर ले जाने के दावे किए जा रहे हैं, वो शहर आवारा पशुओं से परेशान है। और कोटा में मैं बताऊं आपको पूनम की एक पूर्व मंत्री है भरत सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं,
भरत सिंह कहते हैं कि कोटा स्मार्ट सिटी नहीं है, बल्कि कोटा का जो सही नाम है वो सांड सिटी है, क्योंकि सांड यहाँ पर लोगों की जानें ले रहे हैं। और भरत सिंह ने एक बार मुझे बताया था कि मैं लंबे समय से मैं अपने सिर पर मुंडन करा के रखता हूं, क्योंकि जब भी आवारा पशु से किसी की मौत होती है तो मैं वहां पर शोक प्रकट करने जाता हूं और मैं उस हुतात्मा को, मृतात्मा को मैं अपने बाल देता हूं, यानी मैं अपना मुंडन उसकी स्मृति में करवाता हूं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कही है और उन्होंने कहीं से भी गलत नहीं कहा है भंवर कि ये कोटा सिटी कहीं से भी स्मार्ट सिटी नजर नहीं आती, वाकई में स्मार्ट सिटी है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई है वो वाकई में हैरान और परेशान करने वाली है। मैं छोटे छोटे बच्चे खुद को नहीं बचा पा रहे, जो राहगीर यहाँ से चलते हैं वो खुद को बहुत मुश्किल से यहाँ पर बचा पाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर कोशिशें यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो रंग कहीं से नजर नहीं आ रही भंवर। जी बिल्कुल पूनम, रंगनीति नजर नहीं आ रही है और इसीलिए कोटा शहर की जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, यातायात ठीक है भंवर, मैं आपसे जवाब लूंगी इसका, लेकिन अभी बीजेपी नेता मनीष पारिक जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मनीष जी, शायद कोटा की तस्वीरें आपने नहीं देखी हो, लेकिन फर्स्ट इंडिया पर तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। जरूर देखिएगा कि यहाँ पर अब स्मार्ट सिटी नहीं सांड सिटी से कहना होगा, क्योंकि हर जगह सांडों का ही बसेरा है। मनीष जी। बात यह है पूनम की किस रेफरेंस में उन्होंने कहा वो अलग बात है, लेकिन जो भयभीत कर देने वाला सीन तो है ही। और अगर कोई व्यक्ति अचानक अपनी जान के खतरे को मान के भागता है तो निश्चित तौर पर ये मेयर के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। वो इसको लेकिन वो तो पल्ला यहाँ पर झाड़ रहे हैं मनीष जी, इन सांडों को वो आतंकवादी कह रहे हैं, तो फिर आतंकवादियों की तरह एक्शन भी लिया जाए, किस तरीके से इन आतंकवादियों को यहाँ पर भगाया जाए। निश्चित तौर पर नगर निगम में जो बाइलास बने हुए हैं उसके तहत गायों को खुला नहीं घूमना चाहिए और उनको जो सड़क पे घूम रही है आवारा देखिए, गायों की समझ नहीं होती है, गायों को जहाँ छोड़ा जाएगा वो तो वहाँ पर विचरण करेंगी, अपने खाने के लिए वो जुगाड़ लगाएंगी, लेकिन जो समझदार है वो तो सोच सकता है ना, और जिन पर जिम्मेदारी है मनीष जी। जी बिल्कुल, क्योंकि आतंकवादी इस तरीके तो घूम नहीं सकते हैं, वो तो हमला करेंगे। जी निश्चित तौर पर जो डेयरियां हैं वो शहर में लगने पर पाबंदी लगी हुई थी। जो लोग इसको खुला छोड़ते हैं वो अपराध करते हैं, क्योंकि गाय का आस्था का भी है, उनको अपने घर में रखना चाहिए और उसके लिए परमिशन लेनी चाहिए। लेकिन अगर उनको खुला छोड़ दिया जाता है तो निश्चित तौर पर उससे दुर्घटनाएं हो सकती है। ये निगम की जिम्मेदारी है कि वो इसको ठीक प्रकार से प्रतिबंधित करे। उन जो गायें इधर उधर बिना मालिक के मिल रही तो मनीष जी जरा ये भी बताइए, क्या इन आवारा सांडों को, इन गायों को आतंकवादी कहना सही है? मैंने कहा कि उन्होंने किस संदर्भ में उन्होंने कहा ये अलग बात है, लेकिन आतंक का कारण क्या सही है या फिर गलत है, जरा ये बताइएगा। निश्चित तौर पर जो आतंकवादी जो शब्द है उसका उपयोग तो आतंकवादी आदमी के लिए किया जाता है, इंसान के लिए किया जाता है जिन्होंने आतंक फैलाया है। इसलिए पशु को आतंकवादी कहना ठीक नहीं, लेकिन पशु का आतंक हो सकता है, पशु आतंकवादी नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमसे बातचीत करने के लिए और इसे समझाने के लिए क्या संदर्भ यहाँ पर मेयर साहब का रहा है कोटा से, क्योंकि जिम्मेदारी उन पर थी, वो तो यहाँ पर सिर्फ कागजी रह गई है। धरातल पर क्या नजर आ रहा है जरा देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो है इन आवारा सांडों के चपेट में आ रहे हैं और बार बार यहाँ पर हमला होता है। ये तो सही है कि सीसीटीवी कैमरे में सारी तस्वीर जो है वो अब सामने निकल कर आ गई है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो अभी तक सीसीटीवी फुटेज में नहीं आई है। यानी ये कहा जाए कि हर दिन इस तरीके की घटना वहां पर होती है। तो तस्वीरें आपने देखी। चलिए, गायों के हमलों के बाद अब आपको दिखाते हैं वो मौत की दुर्गंध जिसमें गायों का सड़ता जिस्म है, गंध मारती तस्वीरें हैं और सांसों को मुश्किल करता वातावरण है, यानी मौत की दुर्गंध। ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ रास्तों पर चलना नहीं है आसान, दुर्गंध का दरिया है, नाक बंद कर निकलना है। कुछ और कहें उससे पहले इन तस्वीरों को जरा देख लें। गायों का सड़ता शरीर ना तो गौ भक्तों को दिखाई दे रहा है और ना ही उन सियासतदानों को जिनकी सियासत चलती ही गायों के नाम पर है, लेकिन कैसे गायों की मौत के बाद भी बेखदरी हो रही है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, लेकिन मौत के बाद एक तरफ गायों की बेकदरी है और दूसरी तरफ महामारी का खतरा।
यहाँ सांसें लेना भी नामुमकिन नजर आता है और बीमारी फैलने का डर हर पल नजर आता है। सरदार शहर के मेलुसर बीकान की घटना, गांव वालों की जिंदगी हुई बद से बदतर। तारानगर रोड पर मृत पशुओं का जमावड़ा, गौशाला में मरने वाली गायों को यहाँ डाला जाता है। कमाल की लापरवाही है, या फिर कहे कि गायों की मौत से पहले ही गौ भक्तों की इंसानियत और गौशाला की संजीदगी मर चुकी है। शायद तभी इस तरीके की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। दरअसल गांव के नजदीक ही तारानगर रोड पर गांव के मृत पशु और पास की गौशाला में मरने वाले गायों को डाल दिया जाता है। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई पशु मृत पड़े हुए हैं। इसके चलते यहाँ के ग्रामीणों की जिंदगी नरकीय हो चुकी है। लापरवाही की हद ये है कि पास ही में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय है। मरे हुए पशुओं के चलते स्कूल का भी वातावरण दूषित रहता है। मरे हुए पशुओं की हरदम बदबू स्कूल में आती है, जिसके चलते यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को भी परेशानी हो रही है। यहाँ पर पढ़ाने वाले टीचर ने बताया कि विद्यालय में बदबू आने से बच्चों की पढ़ाई के साथ ही उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है। बड़ी समस्या यही है कि यहाँ पे विद्यालय के पास में शायद बहुत सारे पशु मरे हुए हैं, तो उनके कारण विद्यालय में बदबू आती रहती है, तो बच्चों को बीमारियाँ मतलब मौसमी बीमारियाँ होने का भी खतरा रहता है। तो इसकी ओर प्रशासन का ध्यान जाना चाहिए। जिस रोड पर ये मृत गाय डाली हुई है, ये मार्ग दिल्ली बीकानेर का राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ से हर दिन हजारों की संख्या में वाहन का आवागमन रहता है। यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी बदबू के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले लंबे समय से ये समस्या गांव में बनी हुई है। पास ही की गौशाला में जब भी कोई पशु मरता है तो वे गांव के समीप ही डाल देते हैं और इससे मृत पशुओं की गंध पूरे गांव में फैली रहती है, जिसके चलते गांव में कई प्रकार की बीमारी होने का खतरा भी बढ़ गया है। यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ग्रामीणों की इस समस्या के बाद जब फर्स्ट इंडिया न्यूज ने गांव के राधा कृष्ण गौशाला का जायजा लिया तो पाया कि यहाँ पर 2 गाय मृत पड़ी हुई थी और गाय मरणासन अवस्था में थी। जब हमने इस हालात के पीछे की हकीकत को जानने की कोशिश की तो गौशाला के कर्मचारी ने बताया कि हमारे पास में मृत गायों को डालने की जगह नहीं है। यदि प्रशासन हमें मृत पशुओं को डालने की जगह मुहैया करा दे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन सवाल तो ये है कि अगर जगह नहीं है तो क्या गायों को यूं ही सड़कों पर सड़ने के लिए, कुत्तों का निवाला बनने के लिए और बीमारी फैलाने के लिए डाल दिया जाएगा? सरदार शहर से गजेंद्र सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। संवाददाता गजेंद्र चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गजेंद्र, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है किस तरीके से यहाँ पर राहगीर परेशान है और यहाँ के ग्रामीण परेशान है, लेकिन गौशाला आप गए थे, वहां का जायजा लिया था, जरा बताइए वहां की तस्वीर क्या दिखाती है? सर मैडम मैं आपको बता दूं कि पिछले लंबे से एक समस्या गांव में बनी हुई है और सोशल मीडिया के ऊपर भी इस समस्या को काफी लंबे समय से ग्रामीण ने उठाया है। लेकिन जब फर्स्ट इंडिया की टीम वहाँ पे पहुंची तो देख के हैरान हो गई कि बड़ी संख्या में वहाँ पे गायें मरी हुई थी और दुर्गंध इतनी भीषण थी कि हम खड़े रहना भी वहाँ पे मुश्किल हो गया। और जब इसकी जानकारी ग्रामीणों ने बताई कि ये समस्या लंबे समय से और गाँव की और जो पास की गौशाला है उसके ये पशु है जो मरे हुए यहाँ पे पड़े। जी मैडम ठीक है, और जो दूसरे गाय हैं जिनके चारे की व्यवस्था की जाती है, जो फिलहाल अभी ठीक हालत में, क्या वाकई में वो इतनी ठीक लगती है? गौशाला प्रशासन किस तरीके से उनके साथ उनकी देखभाल कर रहा है? जी मैडम बता दें, गौशाला जो है वो श्री कृष्ण गौशाला है। इसके अंदर जब फर्स्ट इंडिया टीम वहाँ पे पहुंची तो वहाँ पे देखी कि कम से कम 2 से 3 गायें तो मरी हुई थी और 3-4 गायें मरणावस्था थी और काफी अच्छी स्थिति थी गायों की। और ग्रामीणों का क्या कहना है गजेंद्र? ग्रामीणों का ये कहना है कि हमारी इस समस्या से निजात होना चाहिए, प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर जल्द से जल्द इस जो परेशानी जो गायों की जो दुर्गंध से वो काफी परेशान है उसको निजात दिलाई जाए। और पास में एक स्कूल है, वहाँ के बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, बीमारियां वहाँ पर फैल रही है। और कितने वक्त से ये समस्या बनी हुई है गजेंद्र? मैडम ये लंबे समय से समस्या बनी हुई है। जब हमने इस गौशाला के जो संचालक उनसे भी हमने ठीक है गजेंद्र, मैं आपसे जानकारी लूंगी। अभी दुर्गा प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कृष्णा गौशाला के अध्यक्ष, उनसे बातचीत करते हैं। दुर्गा जी, फर्स्ट इंडिया में आपका स्वागत है। एक समस्या यहाँ पर पास के ग्रामीणों की बनी हुई है, जो गौशाला की जो मरी हुई गाय हैं, आप उन्हें ऐसे ही सड़क पर फेंक देते हैं?
लगता है संपर्क टूट गया है या फिर उन्होंने फोन काट दिया है, क्योंकि दुर्गा प्रसाद जी जो के अध्यक्ष है कृष्णा गौशाला के ही, उनसे सीधा सवाल किया गया था लेकिन जवाब उन्होंने दिया नहीं, या फिर वो देना ही नहीं चाहते थे क्योंकि पूरे तरीके से वो सवालों में घिर गए थे। हमारे साथ संवाददाता बने हुए लगातार गजेंद्र, आपने भी सुना दुर्गा प्रसाद जी से जब सवाल किया गया कि आखिर क्यों वो सड़कों पर मरी हुई गायें फेंक देते हैं, तब उन्होंने फोन ही काट दिया। जब आप उनके पास गए थे तो किस तरीके की जानकारी उन्होंने दी आप? जी मैडम, मैं बता दूं, उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन हमें मुहैया कराता है जगह तो हम करा सकते हैं, हम अलग कहीं जगह पे डाल सकते हैं इन गायों को, लेकिन हमारे पास कोई जगह नहीं है, तो जगह के अभाव में यहाँ पे हम डाल रहे हैं। तो फिर इसकी इजाजत उनको किसने दी है कि ऐसे सड़क पर और इस जगह पर फेंक दिया जाए? जब मैडम इसकी इजाजत उन्होंने किसी से नहीं दिया, कोई उनके पास ऐसा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वहीं पे डाल रहे हैं। ठीक है। हमारे साथ रामजस जी जुड़ गए हैं, सरपंच है मेलूसर गांव के, उनसे बातचीत करते हैं। गजेंद्र आप बने रहिएगा हमारे साथ। रामजस जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। जी सर। जी मैम। राम जी, जरा ये बताइएगा, यहाँ पर लोग बड़े परेशान हैं, आपके पास भी जानकारी होगी, आप भी समस्या से अवगत होंगे। यहाँ पर जो मरी हुई गायों की बदबू है और इस तरीके से गौशाला उनको फेंक देते हैं, गौशाला किस तरीके से यहाँ पर इस पूरी समस्या का हल निकाल सकती है? जी मैम। जी बताइएगा, कैसे लोग परेशान हो रहे हैं आपके गांव के? जी मैम, लोग मतलब लगे हुए हैं, इस समस्या का जल्दी निपटारा करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे पशु, हाँ ये बिल्कुल जो ये रोड के ऊपर जो डाल रहे हैं पशु, तो इसकी जल्दी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, लेकिन गौशाला प्रशासन क्यों नहीं हल निकाल रहा है? और आप तो सरपंच है, आप क्यों नहीं जिम्मेदारी निभाते हैं? आप उन्हें कहिए। जी मैम, बिल्कुल इस समस्या का समाधान करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, जल्दी निपटारा करवाएंगे। तो अब तक क्यों नहीं हो पाया? वही तो सवाल हम आपसे कर रहे हैं। क्या मैम? अब तक इस समस्या का हल क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यहाँ पर गौशाला प्रशासन की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जमीन उन्हें नहीं मिल रही है जहां पर इन्हें फेंका जाए। जी मैम, जैसे मतलब समस्या है तो थोड़ा मतलब गांव से जो गोचर भूमि का जोड़ है वो थोड़ा दूरी पर है, और उसका बैठकर गांव वाले सभी इसका समाधान निकालेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ पर खाना पूर्ति ही की जा रही है, क्योंकि सरपंच से बात करते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि हम इस समस्या का हल जरूर निकालेंगे। अगर गौशाला प्रशासन से बात की जाती है तो वो भी यही कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, और इसीलिए वो कहीं पे भी यहाँ पर मृत गायों को फेंक देते हैं। यानी कि गायों के संरक्षण की बात आती है तब भी वो सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और जब इस तरीके की तस्वीर सामने आती है तब पूरे तरीके से पूरे मामले से पल्ला यहाँ पर झाड़ लिया जाता है। जरा तस्वीरें देखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आपको वो दिखाते हैं ऐसा सफर जिसमें मौत की दुर्गंध तो नहीं है, लेकिन यकीनन मौत का एहसास जरूरी है। एक ऐसा एहसास जो सफर को मौत का सफर बना देता है। एक तस्वीर जिसने जहन में सिरहन पैदा कर दी, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ियों में भेड़ बकरियों को भरा जाता है, क्या इंसान भी जानवर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या वाकई में मुमकिन है कि एक गाड़ी में जिसमें 7 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था हो, उसमें 40 से ज्यादा लोगों को सफर कराया जाए और किसी को नजर ना आए, ना ही पुलिस को, ना ही यातायात पुलिस को? जरा ये रिपोर्ट देखिएगा। यहाँ होता है हर दिन मौत का सफर। एक छोटी सी चूक और दर्जनों जिंदगियां खत्म। यहाँ सफर करना इतना आसान नहीं है। ना नियम, ना कानून, यहाँ कुछ नहीं। इस तस्वीर के बाद कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। 7 लोगों की सवारी वाली गाड़ी में गिनते जाइए, बाहर ही कितने लोग सवार हैं। 5 लोग गाड़ी के पीछे लटके हैं, 8 लोग छत पर बैठे हैं, 4 लोग साइड में लटके हैं और 4 लोग आगे बोनट पर बैठे हैं। यानी 7 सवारी वाली गाड़ी में 21 लोग तो बाहर ही बैठे और लटके दिखाई दे रहे हैं। यानी मुमकिन है कि ये गाड़ी 40 से 45 लोगों को लेकर चल रही है, और ज्यादातर स्कूली बच्चे हैं जिनके नजदीक के स्कूल बैक कर रहे हैं। निजी वाहन चालकों की ये है गुंडागर्दी। बच्चों की जान से खुलेआम हो रहा है खिलवाड़। परिवहन और पुलिस विभाग बना है मूक दर्शक। पैसों के दम पर यहाँ जिंदगियों से खेला जा रहा है। तस्वीरें बानसूर की है, जहां हर दिन स्कूली बच्चों को निजी वाहन संचालक मौत का सफर करवाते हैं। बानसूर के नारायणपुर और हरसोरा मार्ग पर निजी वाहन संचालक क्षमता से ज्यादा सवारियों को भरकर ले जाते हैं,
जिसमें स्कूली छोटे बच्चे जीप और बसों के चारों तरफ लटक कर सफर करने को मजबूर हो रहे हैं। कमाल की बात यह है कि निजी वाहन संचालक पुलिस की नाक के नीचे सवारियां भर कर ले जाते हैं, लेकिन परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई के नाम पर मूक दर्शक बना हुआ है, जिससे स्कूली बच्चों को रोज ऐसे ही मौत का सफर करना पड़ता है। बल्कि निजी वाहन के जो चालक हैं वो भी मनमानी करते हैं इस स्तर पे, बल्कि उनको इंटरसिटी के बजाय वो लोग बाहर लटकाते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि वो कितनी ज़्यादा सवारियाँ एक बार ले सकते हैं। वो बिल्कुल इस बारे में गंभीर नहीं है कि कितने बच्चों का जान जोखिम में बना रहता है। इसमें अपनी मनमानी करते हैं, ना प्रशासन सुनता है और ना ही यहाँ की कोई व्यवस्था है ऐसी कुछ। सरकारी रोडवेज बसें नहीं चलने के कारण जो निजी वाहन है वो क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठा कर और ले जाते हैं, जिसमें स्कूली छात्र भी बैठते हैं। इतने ज़्यादा छात्र बैठा लिए जाते हैं कि आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। उसकी सूचना यहाँ प्रशासन को भी दी गई, क्योंकि यहाँ रोडवेज का कोई कार्यालय नहीं है, इसलिए यहाँ पुलिस प्रशासन को भी सूचना दी गई। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई यहाँ नहीं होती है। सामान्य जीप में लगभग 40 से 50 सवारियाँ होती हैं, और इसमें जो अपने कोचिंग के, स्कूल के, इस तरीके के जो बच्चे जो स्टडी के लिए यहाँ 500 में जो गाँव से आते हैं, वो लोग ज़्यादातर मुख्य रूप से लटक कर जाते हैं। इसका विशेष कारण यही है कि कोई भी सरकारी वाहन नहीं है यहाँ पे। ना ही बच्चों की जान की परवाह, ना ही कानून का डर। निजी संचालक वाहनों को किसी का डर नहीं है, और अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो फिर हालात क्या होंगे आप समझ सकते हैं। बानसूर से संवाददाता सुनील दत्त के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। बानसूर से संवाददाता सुनील दत्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, तस्वीरें देख रहे हैं, वाकई जान जोखिम में यहाँ पर डाली जा रही है इन लोगों की, और ज्यादातर स्कूली बच्चे हैं जिनके लिए रोज का ये काम है। क्या यहाँ पर यातायात पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अंधा हो चला है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बानसूर में ये मौत का सफर का जो ये सिलसिला है ये डेली चलता रहता है। कई बार जनप्रतिनिधि व CLG मीटिंग में इन्होंने पुलिस प्रशासन से इन पे कार्रवाई करने की लिए मांग की, लेकिन पुलिस प्रशासन एक मुंह दर्शक की तरह बना रहता है। बच्चे छुट्टी होने के बाद एक जीप में लगभग 40 से 50 सवारियां भर के ये निजी वाहन संचालक लेके जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। तो क्या माना जाए, क्या किसी की मिलीभगत यहाँ पर है? क्योंकि जो कानून का काम है वो यहाँ पर किया नहीं जा रहा। दूसरी तरफ बच्चे जो हैं, क्या उनके अभिभावकों ने कभी कोशिश नहीं की? देखिए, निजी वाहन संचालकों का हौसला इतना बुलंद है कि वहाँ पे निजी वाहन संचालकों पुलिस का कोई खौफ नहीं है, जिससे ये बच्चों के जीवन से खिलवाड़ के। ठीक है, यानी ये माना जाए कि इनकी दबंगई यहाँ पर देखने को मिलती है। सुनील, जरा ये भी बताइएगा कि कितने किलोमीटर का सफर ये स्कूली बच्चे करते हैं, आसपास कितने स्कूल्स यहाँ पर है, और क्या देखा जाए तो किस तरीके का यहाँ पर एक्शन लेने की बात कभी कही गई है? लगभग बानसूर में अगर देखा जाए तो 120 स्कूल ठीक है सुनील, मैं आपसे जवाब लूंगी। मनोहर लाल मीणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, थाना अधिकारी हैं वो बानसूर से, उनसे बातचीत करते हैं। मनोहर जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। नहीं, समय समय पर कार्रवाई की जाती है, जैसे भी होती है एक्ट में उनके चालान किया जाता है और भी कार्रवाई की जाए। नहीं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है, क्या आपने वो तस्वीरें देखी है? नहीं, मैंने हर रोज ऐसा होता है मनोहर जी, तस्वीरों की हमें जानकारी नहीं। तो मनोहर जी, तो अगर तस्वीरें आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हर रोज वहां पर सड़क पर ऐसा ही होता है, गाड़ी में 40 से 45 लोग बैठते हैं, ज्यादातर स्कूली बच्चे होते हैं, तो क्या आप लोगों की जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं है, ये जो निजी वाहन चालक हैं उनकी मनमानी को यहाँ पर रोका जाए? मनोहर जी, आवाज आ रही है आप तक? लगता है उन्होंने फोन काट दिया है और पूरे तरीके से पूरे मामले से यहाँ पर पल्ला झाड़ा है। देखा जाए तो वो कहते हैं कि उनके पास ये तस्वीर पहुंची नहीं है, लेकिन फर्स्ट इंडिया लगातार इन तस्वीरों को दिखा रहा है। हर रोज उनकी सड़क पर ये तस्वीरें सामने आती है। या ये माना जाए कि वो जानबूझकर अंधे बन बैठे हैं, या फिर इन निजी वाहन चालकों की दबंगई इतनी ज्यादा है कि उनका खौफ जो है वो पुलिस प्रशासन को ही सता रहा है। हमारे संवाददाता सुनील दत्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील, आपने सुना किस तरीके से थाना अधिकारी मनोहर लाल मीणा ने पूरे तरीके से पूरे मामले से पल्ला झाड़ दिया और जवाब नहीं दिया, फोन काट दिया यहाँ पर। सुनील, देखिए मैं आपको बता दूं कि निजी वाहन संचालकों की दबंगई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पुलिस प्रशासन के नाक के सामने से भी ये जो
सवारियां भर के ले जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इनको देखता ही रहता है, मुंह दर्शक बना रहता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ से कुछ स्कूली बच्चे हैं, उनके अभिभावकों ने आरोप भी लगाया क्योंकि उनके बच्चों की मजबूरी है, स्कूल जाना है, कोई दूसरा साधन नहीं है, तो कहीं कमीशन खोरी का खेल तो यहाँ पर नहीं चल रहा है पुलिस प्रशासन और इन निजी वाहन चालकों के बीच में। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि निजी वाहन संचालक हैं, उनके हौसले इतने बुलंद है, अगर कोई भी अभिभावक उनसे जवाब लेना चाहता है तो वो उनसे लड़ाई करने पर उतारू हो जाते हैं। तो फिर क्या माना जाए, क्या ये तस्वीर कभी बदलती हुई नजर नहीं आएगी यहाँ पर? अगर बात करें तो लगभग 1 साल से भी ज्यादा हो गया है, जितने भी थाना अधिकारी बानसूर में आए हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे पल्ला झाड़ते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम यहाँ पर जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें आपने देखी, अब ये माना जाए कि ये तस्वीर शायद यहाँ पर बदलती हुई नजर आए, क्योंकि एक्शन लेने की बात यहाँ पर किसी ने कही नहीं है। तो दूसरी तरफ निजी वाहन चालक लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं और ये मौत का सफर लगातार यहाँ पर जारी है। और इसी के साथ ही आज की खबर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते देखिए टेढ़ी नजर। नमस्कार।